नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल ये 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जनरल नॉलेज का। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप अपनी तैयारी को जरूर परखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका जीके का लेवल कैसा है। अगर आप 50 में से अगर आप 45 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपका जीके बहुत अच्छा है। अगर 40 भी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा लेवल है जीके का। तो आप और सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं एज ए कंपैरिजन टू जीके। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे पुराने हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन क्लास रहने वाली है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग योर जॉब्स और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके संबंध में भी, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इस तरह की जो वीडियोस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहती हैं, उन सभी को यहाँ पे रेगुलर बेसिस में अपलोड किया जाता है। तो आपको वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। बाकी मैं जो गाइडेंस देता हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग, वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट्स रहती हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा वह मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को उपलब्ध है। ऑप्शन ए दे रखा है, विधि के समक्ष समानता। ऑप्शन बी, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है, वाक एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। देखिए, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये जो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अन्य जो अनुच्छेद है वह, अन्य जो मूल अधिकार है वह भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों को ही प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ये जो आपका जो है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये किसमें है आपका अनुच्छेद 19A में है। तो 19A में ये है आपका वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम जो 2011 में बना था के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारियों पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपए हैं। तो कितने रुपए का दंड लगाया जा सकता है अगर समय पे सूचना उपलब्ध नहीं कराई है? तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, 500 से 5000 रुपए तक, यानी 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर कोई समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाता है। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद बनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संसद की बात करें तो जो हमारा संसद है, संसद हमारा किसके अनुच्छेद के अंतर्गत का गठन होता है? 79 के अधीन भारतीय संसद का गठन होता है। तो भारतीय जो हमारी जो संसद होती है, संसद में देखिए क्या क्या होता है आपका। संसद में जो आपका होता है, एक तो राष्ट्रपति होता है, प्लस आपकी लोकसभा होती है, प्लस आपकी राज्यसभा होती है। तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनता है? संसद का गठन होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का गठन होता है? अनुच्छेद 79 के अधीन इसका गठन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष जिसको बनाया गया था, वो बनाया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर स्थायी पूछेंगे तो आपका स्थायी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। 1964 में इनको देश का राष्ट्रपति बनाया गया। तो इतने पॉइंट्स इसको याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5th है, निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है? यानी कि राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए रखा राज्य वित्त आयोग के सदस्य, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ऑप्शन सी राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति, ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है उनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उनको पद से हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा ही जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटाया जा सकता, पदच्युत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6ठा, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी दे रखा है आपका राज्य विधान परिषद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, राज्य विधानसभा। देखिए, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, पर इसको समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, राज्य विधान परिषद की बात करें तो 28 में से केवल 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है, जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य के लिए विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो 28 में से वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें से आपका एक उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है। तो इस तरह से इस वाले पॉइंट्स में आपको इतने याद रखने थे। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की जाती है। तो भारत की आकस्मिक निधि देखिए स्थापित किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा की जाती है। आप सभी को पता होगा। तो इसकी जो स्थापना थी, मतलब आकस्मिक निधि को कब से स्टार्ट किया गया था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है 1950। 1950 में भारत के संसद द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी। तो 1950 में ये स्थापना की गई थी। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की स्थापना का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि। तो आपने ये संविधान का जो अनुच्छेद है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्न संशोधन में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? तो मौलिक अधिकार बनाया है किसको? शिक्षा का अधिकार को। किस अनुच्छेद की सर? 21A में 21 अनुच्छेद था, उसमें एक 21A को जोड़ा गया था। कब ये जोड़ा गया था? आपका 12 दिसंबर 2002 को एक अधिनियम पारित करके अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो क्या था आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराना था। तो ये अनुच्छेद, ये आपका जो अधिनियम था कौन सा था? ये 86वां अधिनियम था। कब ये हुआ था? 12 दिसंबर 2002 को ये पारित हो गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था? अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जुड़ा, 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको इससे याद रखने थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपने बताना है कि अगर देश में आपातकाल लग जाता है तब भी ये अधिकार निलंबित नहीं किया
जा सकता। ऑप्शन ए दे रखा है भाषण का अधिकार, ऑप्शन बी दे रखा है जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी दे रखा है आपका देश में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी दे रखा है संगठित होने का अधिकार। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। देश में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है अगर अगर आपातकाल लगा है। तो ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछे जाने के पूरे चांसेस है और किस तरह से पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो आपने बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है, एनके सिंह। एनके सिंह थे आपके 15वें वित्त आयोग के सदस्य। अब देखिए 16वां वित्त आयोग भी बन गया है, तो 16वां वित्त आयोग का जो सदस्य का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है? वह आपका बनाया गया है अरविंद पनगड़िया जी को। अरविंद पनगड़िया जी को बनाया। तो आपने ये याद रखना है, इस बार ये पूछ सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपने बताना है कौन है, अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, इससे पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। तो आपने ये याद रखना है, अभी वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जी हैं। 15वें वित्त आयोग के सदस्य के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11वां। किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, तुर्की ने। तुर्की ने देखिए समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है, क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है, तो दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे ये आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपको पता है, ऑप्शन सी होगा, क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो क्रिस गेल हैं जिन्होंने क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। औरंगजेब ने, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, औरंगजेब ने जजिया जो कर था किस वर्ष पुनः आरोपित किया गया था? तो ऑप्शन दे रखा है आपका 1660, ऑप्शन बी 1689 और ऑप्शन सी 1710, ऑप्शन डी 1757। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1679 ईस्वी, यानी कि 1689 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः आरोपित कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलम संवत प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए दे रखा है 425 ईस्वी, ऑप्शन बी 650, ऑप्शन सी 825, ऑप्शन डी 1200 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब है 825 ईस्वी है। तो कोलम संवत जो था आपका 1825 ईस्वी सन में 825 ईस्वी सन में प्रारंभ हुआ था कोलम संवत। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 15 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो राजकोष का सबसे शीर्ष अधिकारी था वह किसको माना जाता था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, सन्निदाता को राजकोष का शीर्ष अधिकारी माना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 16, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम मंदिर है? तो आपने बताना है कि यहाँ जितने भी मंदिर दे रखे हैं इनमें सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है ग्वालियर का तेली मंदिर, ऑप्शन बी जयपुर का बैराट, ऑप्शन सी सांची का मंदिर संख्या 17, ऑप्शन डी तक्षशिला का जदियाल। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी जयपुर बैराट सबसे प्राचीनतम मंदिर है भारत का, दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, कई बार पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? तो आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी का गठन किया था, तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है सिंगापुर से। तो सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका,
प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका शक, ऑप्शन बी यवन, ऑप्शन सी ईरानी, ऑप्शन डी चीनी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है ईरानी। ईरानियों ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया था सर्वप्रथम। तो ईरानी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय, जिनको लाठी लगने से जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके मृत्यु पे महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है। तो आपको पता होगा कि गर्म दल के नेता हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है नाभि, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी उत्पत्ति बिंदु, ऑप्शन डी भूकंप बिंदु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है नाभि। भूकंप की उत्पत्ति स्थान को नाभि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका भूकंप, ऑप्शन बी दे रखा है बवंडर, ऑप्शन सी दे रखा है तूफान, ऑप्शन डी दे रखा है आपका हिमदाव। तो जो आपका सुनामी होता है, तो सुनामी किसका परिणाम है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भूकंप का परिणाम है सुनामी। आपको पता होगा समुद्र में अधिकतर ये आती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है देहरादून। तो देहरादून सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ओबार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबार बांध आपका रिहंद नदी पर बनाया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा केरल इसका सही जवाब है, सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा मध्य में है, तो किन दो देशों के मध्य में है आपको ये बताना है। तो आपको सभी को पता होगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत पाकिस्तान की अगर बात करें तो रेड क्लिफ आपकी रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पूछा है मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो आपने बताना है निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए देगा चंबल, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कावेरी। शिवा समुद्र जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, मेलाकाइट खनिज है, तो मेलाकाइट खनिज आपने बताना है कि किसका खनिज है। ऑप्शन ए दे रखा है लौह धातु का, ऑप्शन बी कैल्शियम का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी दे रखा है आपका मैग्नीशियम का। तो इसका जो सही जवाब है मेलाकाइट जो है वह किसका खनिज है? वह तांबे का खनिज है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी दे रखा है कैल्शियम बोरेट। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है आपका हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं, यह आपने बताना है। तो ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब है, प्लास्टिक प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। ऑप्शन ए दे रखा है वृक्को
ऑप्शन बी दांतों को, ऑप्शन सी नेत्रों को, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र को। तो फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है या आपके दांतों को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी है, जनन द्रव्य डीएनए। विकासकारी सफलता के लिए किसका उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो जनन द्रव्य डीएनए का उत्परिवर्तन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी, बी रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन सी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी 1857। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए 1857 की क्रांति पे एक बुक लिखी गई थी मार्क्स और एंजल्स के द्वारा, उसका जो शीर्षक था वह था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी। तो आपको पता ही है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी कहा जाता है। ऑप्शन 34 अगला प्रश्न है 34, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा था, ऑप्शन ए दे रखा है मकई, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी कपास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है तंबाकू। तो देखिए जो तंबाकू है वह आपका पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है, तो कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। तो पोलियो की जो बीमारी होती है वह आपकी वायरस के कारण होती है, आप सभी को पता होगा वायरस के कारण होती है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु जिसको वायरस कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दही में कौन सा बैक्टीरिया बहुतायत में होता है, तो आपने ये बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है साल्मोनेला स्पेसिस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ई इकोलाई और ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है लैक्टोबैसिलस, आपका दही में पाया जाता है बहुतायत में, तो एक तरह का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 37, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान पर अधिकतम है, तो आपने बताना है कि ओजोन परत पे जो छेद हो रहा है वह किस स्थान पर अधिकतम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए दे रखा भारत, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा ओजोन परत में छेद हो रहा है अंटार्कटिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 38, निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए दे रखे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन फ्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड। जो है आगरा में जो ताजमहल है उसकी हानि यानी कि उसमें जो क्षति हो रही है उसके लिए इस गैस को जिम्मेदार माना गया है, जो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39, एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए दे रखा है वैश्विक तापीकरण, ऑप्शन बी सुपोषण, ऑप्शन सी लवड़ी भवन, ऑप्शन डी जैव आवर्धन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है लवड़ी भवन। एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार पूछा गया है। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी सतह यानी कि परत पृथ्वी के सबसे निकटतम है, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी लेयर परत सबसे नजदीक है आपके पृथ्वी के सबसे निकटतम परत कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे नजदीकी परत है, सबसे नजदीकी लेयर है पृथ्वी के। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1980
2003 में हुई थी शायद। तो उसमें कई लोगों की जान गई थी। तो आपने बताना कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है, का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, अर्नस्ट हैक्ले। अर्नस्ट हैक्ले ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट 43, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, वहन क्षमता। तो नियत वातावरण यानी कि सीमित वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन क्या कहलाता है, वहन क्षमता। मतलब किसी वातावरण की वहन क्षमता कितनी है वो इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला 44, सामान्य वर्षा के जल का पीएच होता है, पीएच मान बताना है सामान्य वर्षा का जो जल होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 2.6। तो सामान्य वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है 2.6 होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सोलर सेल की कार्य प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है। तो ऑप्शन दे रखे, ए लेजर तकनीक, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी तापीय उत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। सोलर सेल जो है आपका फोटोसिंथेटिक टेक्नोलॉजी तकनीक पे कार्य करता है। तो इनमें से किसी भी तकनीक पे कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल पे कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46, आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसात यानी कि पाचित होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है शर्करा, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन। विटामिन जो होते हैं आहार के उसी घटक को नामित, जो विटामिन होते हैं वे उसी तरह आत्मसात पाचित होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 47, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियों का उत्कीर्ण किया गया। तो आपको पता है कि इलाहाबाद से स्तंभ प्राप्त हुआ है, उसमें किसकी उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है, यहाँ पे पूछा गया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के की उपलब्धियों का उत्कीर्णन है इलाहाबाद से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया है। तो गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था ये आपने बताना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो आपने बताना है कि इनमें से किसको भविष्य की धातु कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रेल पथ पर मीटर गेज की चौड़ाई होती है। ऑप्शन ए दे रखे 1 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 5 मीटर, ऑप्शन डी 6 मीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 मीटर। तो देखिए रेल पथ में देखिए 4 गेज होती है, जिसमें से आपकी एक मीटर गेज होती है। तो मीटर गेज में जो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर होती है। एक होती है ब्रॉड गेज, जो परीक्षा में पूछा जाता है, ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की तो 1.67 मीटर ये रहती है। तो ये आपने याद रखना है, ब्रॉड गेज में इतनी होती है और मीटर गेज में 1 मीटर की रहती है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हमने जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। तो बहुत अच्छी क्लास थी, अच्छा सेशन था, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले गए थे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस और भी अपलोड किए जाएंगे रेगुलर बेसिस में। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और जितने भी जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स होंगी वे मैं रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट देता रहूँगा।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही मैं अपनी इम्पॉर्टेंट वीडियो है उसको अपलोड करूँ। चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।